हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मैं हूं आपका दोस्त आशु और यार 1 मई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 2 बेस्ट इमेजेस आप यहां पे देख रहे हो। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आप जो है वो अपने जहन के अंदर उतार सको। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो। लेकिन गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। क्या नाम है? करियर्स क्लाउड। और इस एप्लीकेशन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो एक लिंक गिवन है, उस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसमें लॉगिन करना है। उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है जैसे ही लॉगिन करोगे, और 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन को आप क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम है। एक बार मेरे कहने से चेक जरूर कर ले, लेना ना लेना वो आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन एक बार प्राइस चेक कर ले और हम इसके अंदर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी प्रेपरेशन बहुत ही कम क्या बिल्कुल ही नामात्र पैसों में जो है वो कवर हो जाएगी। तो हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको प्रोवाइड करें डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में 3 तरह के करंट अफेयर्स होंगे। एक में होगा डिटेल्ड करंट अफेयर उसी दिन का, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में उसी दिन के करंट अफेयर, एक होगा क्विज सेक्शन जो कि डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके चेक कर सकते हो कि यार कितना करंट अफेयर आज का मुझे याद है। नेक्स्ट होगा वीकली सेक्शन। वीकली सेक्शन में भी हम आपको 3 तरह के करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि एक होगा डिटेल्ड करंट अफेयर पर्टिकुलर उसी दिन का, एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर उसी दिन का, बेसिकली उसी वीक का, ना कि उस दिन का, एक होगा क्विज सेक्शन जो कि आप हमारी उस एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना वीकली जो है वो आपको याद रहता है। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। मंथली सेक्शन में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको मिलती हैं, जैसे कि स्टडी पीडीएफ, जिसमें आप पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर जो है वो क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो। मतलब आपके लिए तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसको रिवाइज करने के बाद आप जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में अगर इसको रिवाइज करना चाहते हो तो इस पीडीएफ का यूज करोगे। फिर आप बेस्ट 100 करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, तो इस पीडीएफ में आप रिवाइज करोगे। पॉकेट पीडीएफ का मतलब है 1 लाइनर 2 लाइनर में आपको ये करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये तो है डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर। लेकिन इसी के साथ हम आपको स्मार्ट पीडीएफ्स भी दे रहे हैं। मतलब हम आपको 20 तरह के अलग अलग टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं कि जिस भी टॉपिक का आपको लगता है कि आप अपने एग्जाम से पहले रिवाइज करना चाहते हो, आप उस टॉपिक की पीडीएफ उठाएं और रिवाइज कर सकते हो। जो बच्चे बैंकिंग एस्पिरेंट्स है, मतलब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम 3 चीजें लेके आए हैं स्पेशली फॉर द बैंकिंग। एक तो कंटेंट मिलेगा आपको बैंकिंग एंड इकोनॉमी करंट अफेयर, मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म में। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे बैंकिंग एंड इकोनॉमी के। और एक क्विज सेक्शन होगा सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको अटेम्प्ट करें हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके और देखें कि कितना बैंकिंग और इकोनॉमी का करंट अफेयर आपको याद रहता है, स्पेशली जो एसबीआई का भी एग्जाम देने वाले हैं। नेक्स्ट होगा एग्जाम पीडीएफ। एग्जाम पीडीएफ का दोस्तों मतलब है कि जितना भी करंट अफेयर आज हम कर चुके हैं, मतलब लाइक आज 1 मई है, मतलब अप्रैल के महीने तक जितना करंट अफेयर हो चुका है 4 महीनों को, वो सारा आपको एक पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो इसकी खासियत क्या है कि आप अपने एग्जाम से पहले सिर्फ एक पीडीएफ उठाओ, एग्जाम पीडीएफ, इससे सारा करंट रिवाइज कर लो 2021 का। नेक्स्ट होगा स्पेशल करंट अफेयर बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें हम आपको डिटेल्ड करंट अफेयर तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बता रहे हैं जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया दोस्तों स्टेट करंट अफेयर। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप स्टेट के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होगे, तो हम आपके स्टेट करंट अफेयर भी जो है वो क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। तो हर स्टेट और यूटी को यहाँ पे कवर किया जा रहा है ताकि आपके स्टेट का एग्जाम भी जो है वो क्लियर करने में आप एक कदम जो है वो आगे बढ़ सको। तो इन सब सारे करंट अफेयर्स की कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन है। आपने सिर्फ क्या करना है? एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ईमेल के थ्रू लॉग इन करना है, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले लेनी है। और इसका प्राइस एक बार चेक कर ले, बहुत ही कम है। और उसके ऊपर भी यार 10% डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से मिल रहा है। अगर आप इस कोड का यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप अगर कोई भी आपकी क्वेरी यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दें अपना, मैं कमेंट जो है वो देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, चाहे 1 दिन के बाद करूँ लेकिन करता जरूर हूँ। और आपकी क्वेरी का जो है वो सोल्यूशन जो है वो निकल जाएगा। मैं पर्सनली जो है वो सारे कमेंट्स को आंसर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं 1 मई 2021 का करंट अफेयर। और दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपने यार लाइक करना है। 700 प्लस लाइक्स का टारगेट है जो कि आप पूरा नहीं कर रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार आप इसको जरूर पूरा करोगे। सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, हु विल बी नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बजाज ऑटो जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है अगर मैं नाम लूंगा। तो इसका जो आप कह सकते हो इनके जो चेयरमैन हैं वो किनको अपॉइंट किया गया है, क्योंकि इनके जो पुराने चेयरमैन हैं
वो अब रिटायर हो चुके हैं, बेसिकली उन्होंने जो है वो छोड़ दी है अपनी कुर्सी। तो अब नए पर्सन आए हैं, कौन? नीरज बजाज। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? ए होगा। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, नीरज बजाज। और पुराने कौन थे? राहुल बजाज थे। तो याद रखना है राहुल बजाज जी थे। अब उनको ऑनरेरी जो है वो चेयरमैन कहा जा सकता है, 5 साल के लिए उनको एज ए ऑनर देने के लिए उनको ऑनरेरी चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। लेकिन मेन चेयरमैन कौन रहेंगे? नीरज बजाज रहेंगे। और नीरज बजाज की मैं आपको खास बात ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बजाज ऑटो को एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ज्वाइन किया था 2006 में, और फिर जो है वो वन ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर्स बन गए। लेकिन इसमें खास बात जो बताने वाली है वो ये है दोस्तों कि नीरज बजाज जो हैं वो नेशनल टेबल टेनिस टीम को जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नेशनल टेबल टेनिस के अंदर जो है वो खेल चुके हैं 7 साल के लिए, 1970 से लेकर 77 तक। और इससे भी खास बात क्या है कि 3 बार वो ऑल इंडिया टेबल टेनिस चैंपियन भी रह चुके हैं। 3 बार ऑल इंडिया टेबल टेनिस चैंपियन भी रह चुके हैं। और इवन 4 बार जो हैं वो नंबर 1 पोजीशन पे भी इंडिया में रह चुके हैं रैंकिंग में। तो मतलब साथ में एंटरप्रेन्योर के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं। तो ये भी आपने याद रखना, उनको अर्जुन अवार्ड भी जो है वो मिला हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपने याद रखनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीरज बजाज जी का फोटो, इससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा। राहुल बजाज जी को चेयरमैन बना गया है एमेरिटस, मतलब उनको ऑनरेरी जो है वो एक पदवी दे दी गई है कि आप ऑनरेरी रहोगे 5 साल के लिए। तो ये इन्होंने नाम जो है वो दे दिया है। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। Which payment bank became the first to enable 2 लाख ऑफ डे एंड बैलेंस अकाउंट लिमिट? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने क्वेश्चन आपको कवर करवाया था थोड़े से दिन पहले अप्रैल के महीने में स्टार्टिंग में, कि आरबीआई ने जो पेमेंट बैंक है उनकी लिमिट बढ़ा दी है। 1 लाख से कितनी कर दी है? 2 लाख बढ़ा दी है। पहले 1 लाख तक की जो है वो दिन के एंड तक जो है वो अपने अकाउंट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैलेंस रख सकते थे, लेकिन अब जो है वो 2 लाख कर दी है। तो कौन से पेमेंट बैंक ने उसको सबसे पहले जो है वो मान लिया है? तो ये आप बताएंगे कौन से पेमेंट बैंक की जो है वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? एयरटेल पेमेंट बैंक होगा, जो कि इंडिया का सबसे पहला पेमेंट बैंक है। तो इस चीज को याद रखना है, सबसे पहला क्या है हमारा देश का पेमेंट बैंक है दोस्तों। यस, और 2016 में वैसे तो इसको एक्ट के थ्रू बना दिया गया था, लेकिन 2017 में एक्चुअल में इसको क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। और 1 लाख से 2 लाख कर दिया, ये चीज आपने याद रखनी है। और ये आरबीआई ने रिसेंटली जो है वो किया था। और मैं आपको पेमेंट बैंक के बारे में बताना चाहता हूं कि आरबीआई ने 2014 के अंदर ये कहा था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो पेमेंट बैंक 1 लाख जो है वो कर सकते हैं। और ऐसे कुछ बैंक्स होंगे जो कि आगे जाके जो है वो क्या करेंगे, और छोटे छोटे बैंक्स को क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। छोटे छोटे बिजनेसमैन को क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं। तो अब क्या था कि कैश विड्रॉल में प्रॉब्लम थी, या आप कह सकते हो और तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके कारण इसको 1 लाख से क्या कर दिया गया? 2 लाख कर दिया गया। और आपको पता होना चाहिए कि यार पेमेंट बैंक क्या होता है। वैसे तो मैं क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर बता चुका हूं पेमेंट बैंक के फीचर्स, लेकिन आपने याद रखना है ये करंट अकाउंट खोल सकते हैं, ये सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, सॉरी क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते क्योंकि लोन नहीं दे सकते, ये डेबिट कार्ड दे सकते हैं। इसको याद रखना अपने चीज को। एटीएम दे सकते हैं, डेबिट कार्ड दे सकते हैं, नेट बैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते क्योंकि ये कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं ले सकते। ये आरबीआई की तरफ से इनको कहा गया है। रिस्क फैक्टर मतलब अगर क्रेडिट कार्ड दे देंगे तो उसमें पैसा यूज कर लिया, लेकिन पैसा ना पे किया तो फिर क्या हो गया? बैंक को नुकसान हो जाएगा। लोन नहीं दे सकते क्योंकि लोन दिया वो वापस ना आए तो बैंक को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो ये 2 चीजें जो है वो अपने खास तौर से याद रखनी है। ये पेमेंट बैंक जो है वो नहीं परफॉर्म करते हैं। और साथ ही साथ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है पेमेंट बैंक बनाने की? 100 करोड़ रुपीस, ये याद रखना है। और अब आपको पर कस्टमर भी बता दिया कि कितना डिपॉजिट हो सकता है। 2 लाख रुपए का डिपॉजिट जो है वो हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप पेमेंट बैंक के बारे में याद रखोगे। लेकिन अब अगली चीज जो आपने यहां पे याद रखनी है वो दोस्तों क्या याद रखनी है? वो याद रखनी है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ईयर तो मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सी ईयर में स्टैब्लिश किया गया था। 2017 में जनवरी में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। फर्स्ट पेमेंट बैंक था, भारतीय एयरटेल ने इसको स्टार्ट किया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, एमडी और सीईओ कौन है? अनुब्रता विश्वास। याद रखना है, अनुब्रता विश्वास। और रिसेंटली दोस्तों इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, वो कौन सा था? रिवॉर्ड्स 1 2 3। तो याद रखना है, ये मतलब मैं आपको लास्ट न्यूज जो है वो कवर करवा रहा हूँ। अप्रैल के महीने में इन्होंने रिवॉर्ड्स 1 2 3 करके जो है वो कस्टमर्स के लिए एक प्रोग्राम चलाया था कि 299 रुपीज में अगर रिवॉर्ड्स 1 2 3 ले लेते हो तो कोई भी आप डिपॉजिट करवाते हो उसमें अनलिमिटेड फैसिलिटीज रहेंगी आपको। ठीक है, आप किसी भी तरह से जो है वो कोई पार्टनर अकाउंट में जो पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं, आपको प्लेटिनम ऑनलाइन मास्टर कार्ड दिया जाएगा, और इवन पेमेंट करने से आपको जो है वो रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। तो ये मतलब इसका याद था। और आपने याद रखना है पेमेंट बैंक बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी दोस्तों। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से पेमेंट बैंक की स्टैब्लिशमेंट हुई थी? नचिकेत मोर।
तो याद रखना है नचिकेत मोर कमेटी के थ्रू जो है वो इस रिकमेंडेशन से बना था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु बिकेम ए मेंबर ऑफ नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपके लिए क्या है कि यार ये चीज क्या है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंस सिस्टम। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग सिस्टम है, ये हमारे जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, अलग अलग कंट्री के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, उनका एक ग्रुप है। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे इकट्ठे होंगे एक प्लेटफॉर्म पे, और उसमें ये बताएंगे कि किस तरह से एनवायरनमेंट और क्लाइमेट रिस्क को हमने मैनेज करना है ताकि फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो हमारा अच्छा हो सके। क्योंकि ये बैंक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसके लिए इन्वेस्टमेंट होगी, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, और उसमें एनवायरनमेंट को बचाने के बारे में जो है वो बात की जाएगी। मतलब ग्रीन फाइनेंस के बारे में बात की जाएगी, क्लाइमेट चेंज फाइनेंस के बारे में बात की जाएगी। मतलब किसी तरह से हमने सस्टेनेबल इकोनॉमी को बनाना है। अगर मैं सारे सेंट्रल बैंक्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे किसकी बात होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात होगी। तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग दी फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब हमने जितना भी पैसा देना है वो किसी तरह से सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के ऊपर खर्च हो, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के ऊपर आए। तो उसके लिए आरबीआई ने एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जिसका नाम है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग दी फाइनेंशियल सिस्टम। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पे है, फ्रांस के अंदर है, पेरिस हेडक्वार्टर है। इसको 2017 में बनाया गया था क्योंकि पेरिस के अंदर एक वन प्लैनेट समिट हुई थी। याद रखना है, वन प्लैनेट समिट। ये वन प्लैनेट समिट 2017 में जो है वो हुई थी। तो उसी टाइम पीरियड पे जो है वो इसको लॉन्च किया गया था, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसमें एनवायरनमेंट को बचाने के बारे में जो है वो बात की जाएगी। और इवन आरबीआई ने भी कहा है कि वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है वो एफर्ट्स करेगा कि किसी तरह से ग्रीन फाइनेंस हो सके। ग्रीन फाइनेंस का मतलब पैसा जो है वो वहां पे लगे जहां पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजें हों और क्लाइमेट चेंज को जो है अडेप्ट करने में हम पैसे को लगा सके। तो ये आरबीआई की तरफ से कहा गया है। तो आरबीआई ज्वाइंस नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। और आपने याद रखना है कि कितनी कंट्रीज ऑलरेडी इसकी मेंबर है, क्योंकि ये वॉलंटरी है दोस्तों। हर कंट्री के लिए मैंडेटरी नहीं है कि ज्वाइन करना है या नहीं, उसकी मर्जी है। और 90 कंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, इसकी मेंबर्स हैं। याद रखना है 90 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं। तो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि पेरिस वन प्लैनेट समिट के अंदर ये बात डिस्कस हुई थी 2017 के अंदर। तब जो है बहुत सी कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन आरबीआई जो है वो मेंबर बन गया 2021 में। तो इसमें बात होगी क्लाइमेट रिस्क मैनेज कैसे कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, और फाइनेंशियल सेक्टर में इसका क्या योगदान रहेगा। और रिसेंटली मैंने एक को माइक्रो न्यूज में भी कवर किया था, आप उसको देख सकते हो, 10-11 मिनट का वीडियो है, इवन शायद 10-11 का भी नहीं है, कि गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जो कि उत्तर प्रदेश की एक म्युनिसिपैलिटी है, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो ग्रीन बॉन्ड जो है वो इशू किया था। मतलब इससे पैसा जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो लॉन्च किया गया। इससे 150 करोड़ रुपीस जो है वो रेस कर लिए गए। 50 गवर्नमेंट ने भी दे दिए, 50 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ने भी दे दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस इनिशिएटिव के लिए। ये पैसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो लगाया जाएगा। तो इस तरह के काम जो है वो किए जाएंगे इस ग्रीन बॉन्ड के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच इंडियन अमेरिकन अपॉइंटेड एज एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट में भी कर सकते हो। अपॉइंटमेंट है, हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर रहे हैं, लेकिन लिख इसको वेरी इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो आप कैसे भी कर सकते हो। विच इंडियन अमेरिकन अपॉइंटेड एज एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए। तो आपको पता है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस होंगे, मतलब लीगल केसेस होंगे, वो सारे के सारे अटॉर्नी जनरल हैंडल करता है। तो यूएसए के अंदर भी काम सेम ही है अटॉर्नी जनरल का। तो किसको अपॉइंट किया गया, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, मतलब अटॉर्नी जनरल नहीं, उसके नीचे जो है वो काम करेंगे। और वो कौन होंगे, वो होंगी वनीता गुप्ता। कौन होंगी, वनीता गुप्ता। नाम को अपने दिमाग में बिठा लो, यही क्वेश्चन आपको बस आ सकता है, इसके बिना और कोई भी इंफॉर्मेशन यहां से नहीं आ सकती। तो वनीता गुप्ता अपॉइंट की गई हैं एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और ये पहली इंडियन अमेरिकन बन चुकी है जो इस रोल के ऊपर आएंगी। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो है लेडी हैं जो यहाँ पे इस रोल को निभाएंगी। और इससे पहले भी वो प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं द लीडरशिप कॉन्फ्रेंस ऑन द सिविल एंड ह्यूमन राइट्स। और इससे पहले जो है वो सिविल राइट डिवीजन में भी वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में रह चुके हैं जब ओबामा जी क्या थे, प्रेसिडेंट थे यूएसए के अंदर। तो अब एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए बनाई गई हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए कौन है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल हैं जज मैरिक गारलैंड। तो याद रखना है, जज मैरिक गारलैंड क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए। विवेक मूर्ति जी का भी आपने नाम सुना होगा, ये सर्जन बनाए गए हैं। रिसेंटली क्या बनाए गए, सर्जन बनाए गए हैं जो बाइडेन के। ये भी आपने याद रखना है, मेन सर्जन जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे वो विवेक मूर्ति हैं दोस्तों, डॉक्टर विवेक मूर्ति। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो वनीता गुप्ता जी का, जिनको रिसेंटली लगाया गया है एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो यही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट था। ऑप्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन यार वीडियो को लाइक करना है, 700 प्लस लाइक्स हमें चाहिए। सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर
आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर देते हो टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, तो इससे क्या होगा, रीच बढ़ेगी और साथ ही साथ बच्चों को जो है वो क्या होगा, फायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विच बैंक एंड डी सेंट्रो मेड ए पार्टनरशिप टू ऑफर कस्टमाइज्ड बिजनेस बैंकिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू कंपनीज। मतलब ये डी सेंट्रो जो है वो एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो कि एक बैंक के साथ टाई अप कर रही है कि उसकी एप्लीकेशंस को हम जो है वो इस तरह से जो है वो इंटीग्रेट करेंगे आपस में और कस्टमर्स को देंगे ताकि कंपनीज को क्या हो सके, फायदा हो सके। मतलब उनकी सारी जो एप्लीकेशंस हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। 7 एप्लीकेशन है, मैं आपको बता देता हूं उस बैंक की, तो उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटीग्रेट करके जो है उनको कंपनीज की एप्लीकेशन या वेबसाइट के साथ जो है वो उसको इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो बैंक के टूल हैं वो कंपनीज जो है वो क्या कर सकती हैं, यूज कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। वो तो बहुत ही अच्छा सिस्टम जो है बना के दिया जाएगा डिसेंट्रो की तरफ से। और ये बैंक दोस्तों कौन सा है, आईसीआईसीआई हमारे पास होगा। तो याद रखना है दोस्तों, आईसीआईसी वैसे भी जो है वो वन ऑफ दी आप कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आईसीआईसी, एचडीएफसी एंड एक्सिस बैंक, ये सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं और इन्होंने टाई अप किया अब आपस में कि ई कॉमर्स कंपनीज होंगी, चाहे वो कॉर्पोरेट होगा, चाहे स्टार्टअप होगा, चाहे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल होगा, कि सारी जितनी भी आईसीआईसी बैंक की 7 बिजनेस एप्लीकेशंस हैं उनको हम डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी में, चाहे वो डिपॉजिट है, चाहे वो पेमेंट है, चाहे कलेक्शन है, सबको इंटीग्रेट किया जाएगा डिसेंट्रो की तरफ से और एक पावरफुल किट बना के जो है वो दी जाएगी यूजर्स को, ताकि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर्विसेज बैंक की क्या कर सकें, यूज कर सकें। यही इस एपीआई का क्या होता है, मतलब होता है। तो एपीआई आपने याद रखना है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका मतलब है कि एक ऐसा इंटरफेस जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बीच में होगा, जिसमें क्या होगा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को सिंक्रोनाइज किया जाएगा बैंक के टूल्स के साथ। मतलब लाइक मेरी एक कंपनी है तो उसकी कोई एप्लीकेशन है तो उसको बैंक के टूल्स के साथ क्या कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, ताकि बैंकिंग सर्विसेज को मैं अपनी अच्छी तरह से क्या कर सकूं, यूज कर सकूं। तो ये याद रखना है दोस्तों, एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है। यहां से आईसीआईसी के बारे में याद रखना है, 1995 में आईसीआईसी को बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं और टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। ये चीज को याद रखना है। और यहां पे आप देख सकते हो, आईसीआईसी बैंक टाइज अप विद द डी सेंट्रो और टू ऑफर कस्टमाइज बिजनेस बैंकिंग ऑफ द एपीआईज। तो सारी चीजें हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है एपीआई बैंकिंग के अंदर क्या होती है, लेकिन एक रीसेंट रिलेटेड न्यूज जो है वो आपने याद रखनी है। रीसेंट रिलेटेड न्यूज क्या कि आईसीआईसी बैंक ने यार एक नियो बैंक के साथ जो है वो टाई अप किया था। नियो क्या है, बैंक नहीं कह सकता मैं नियो को, नियो जो है वो एक न्यू एज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, जो दोनों मिलकर आईसीआईसी बैंक और नियो दोनों मिलकर एक प्रीपेड कार्ड्स को लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा आईसीआईसी बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड। आपको ये नहीं पूछेंगे कि कार्ड का क्या नाम होगा, क्योंकि यहाँ पे आईसीआईसी भी है, नियो भी है। ये भी नहीं पूछेंगे कि पार्टनरशिप किसके बीच में थी, ये पूछेंगे कि किसके लिए इशू किया गया है। ये किया गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के वर्कर्स के लिए इसको इशू किया गया, ताकि उनको कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आ सके। डिसेंट्रो के बारे में याद करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ सकते हैं। who represented India at the G7 Digital and Technological Ministerial Meeting। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चन है, इवन 3 कहूंगा मैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि G7 की डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल मिनिस्ट्रियल मीटिंग किसने अटेंड की। ये मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। और रिसेंटली दोस्तों G20 की भी जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजिकल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, तो ये भी सेम बंदे ने अटेंड की है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। एक आपको ये पता होना चाहिए कि G7 की समिट जो है वो 2021 की कौन होस्ट कर रहा है, और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए यार G20 की 2021 की कौन होस्ट कर रहा है। देखो कितने क्वेश्चन एक क्वेश्चन से निकल आए हैं, तो एक एक करके आंसर करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल मिनिस्ट्रियल मीटिंग कौन अटेंड कर सकता है। तो दोस्तों ये अटेंड एक ही बंदा कर सकता है, जो हमारे क्या होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो कौन है, रविशंकर प्रसाद जी। और रविशंकर प्रसाद जी ने ही G20 की भी डिजिटल मीटिंग और टेक्नोलॉजिकल मीटिंग को क्या किया है, अटेंड किया है। तो बंदा सेम ही होगा क्योंकि यूनियन मिनिस्टर सेम है। नेक्स्ट आता है फिर G7 2021 कौन होस्ट कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम। याद रखना है दोस्तों, G7 की 2021 की अध्यक्षता जो है वो किसके पास है, यूनाइटेड किंगडम। जनरली ये जून जुलाई या मई के महीने में होती है, इस बार जून में हो रही है, और मे बी कोविड के कारण शायद ना हो, कैंसिल हो जाए। लेकिन अभी तक एक ही बार हुआ है कि ये कैंसिल हुई है 2020 में, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको होस्ट कर रहा था। लेकिन लास्ट ईयर कैंसिल हो गई थी। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है G7 2020 की कहां पे होनी थी जो कि कैंसिल हो गई थी। तो याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होनी थी। और G20 की समिट जो है वो दोस्तों 2021 की बच्चे फटाफट बता देते हैं सऊदी अरेबिया, लेकिन गलत है दोस्तों। इटली जो है वो क्या कर रहा है, इसको होस्ट कर रहा है, क्योंकि 2020 में सऊदी अरेबिया ने किया था, 2021 में इटली करेगा। तो रविशंकर प्रसाद जी यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। तो डिजिटल इंडिया G20 भी रविशंकर प्रसाद जी ने,
G20 डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग और G7 की भी इन्होंने अटेंड की, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। थीम क्या था G7 का? बिल्डिंग बैक बेटर, मतलब इसके बाद कोविड-19 के बाद जो है हम अच्छे से बिल्ड होंगे, दोबारा से हम बेहतर बन के जो है वापस आएंगे। और आपको पता है इंडिया G7 का जो है वो दोस्तों मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब इंडिया ने एज ए गेस्ट जो है वो इसको क्या किया है, अटेंड किया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितनी कंट्रीज जो हैं वो G7 की मेंबर और G7 को एक्चुअल में कब बनाया गया है। तो G7 दोस्तों 2021 की होस्ट कर रहे कौन? यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम का मैं हमेशा बताता हूँ कि ये 4 टेरिटरीज का मिलन है। कौन कौन सी? इंग्लैंड है इसमें, इसमें वेल्स है इसमें, वेल्स के बाद आप लिख सकते हो इसमें स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के बाद आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे नदर्न आयरलैंड भी इसका पार्ट है। तो इसको अगर सबको मिला दोगे तो आपके पास बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। और आपको यहाँ पे यूके शायद एग्जामिनर ना पूछे क्योंकि ये सबको पता है, तो आपको पूछ सकता है कॉर्नवॉल समिट क्या है। कॉर्नवॉल समिट का मतलब G7 समिट। या आपको पूछ सकता है कैरिबिस बे, मतलब ये एग्जैक्ट ऑप्शन पूछ सकता है कि कहाँ पे हुई थी G7, तो कैरिबिस बे आपको ऑप्शन में दे देगा। तो ये आपने याद रखना है। तो ये जगह भी जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें आपको एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि G7 जो इस बार की मीटिंग है वो कौन से नंबर की है? 47th है। ये भी आपने याद रखना है 47। तो बहुत सी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत सी चीजें याद करनी है। एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा आपको। 2022 की मीटिंग कहाँ पे होनी है, 23 की कहाँ पे होनी है और 24 की कहाँ पे होनी है, ये भी ऑलरेडी अनाउंस्ड है दोस्तों। 2022 मतलब 48th मीटिंग कहाँ पे होनी है? जर्मनी के अंदर होनी है, जर्मनी। 2023 की मीटिंग जो है वो कहाँ पे होनी है? वो इटली के अंदर होनी है 2023 की। और 2023 की जापान के अंदर, 2024 की इटली के अंदर। यस, तो यहाँ पे इसको रब कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे आंसर को। 2023 का हमारे पास आंसर क्या आएगा? जापान आएगा। इसका मतलब जो 50th G7 सबमिट होनी है वो कहाँ पे होनी है? इटली। मतलब 50th एनिवर्सरी जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट होगी? इटली के अंदर G7 की होगी। तो बहुत सी चीजें होगी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें आपने याद रखनी है। इसमें याद क्या रखना है, एक बार रब कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि G7 डिजिटल मीटिंग को किसने अटेंड किया है इंडिया की तरफ से? रविशंकर प्रसाद। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 2021 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? यूके कर रहा है। 2022 की कौन कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर आएंगे, यूके कर रहा है। तो यूके कहाँ पे कर रहा है? कॉर्नवॉल में कर रहा है। इसको याद रखना है, कहाँ पे कर रहा है? कॉर्नवॉल में, या फिर कैरिबिस बे में होस्ट कर रहा है, या फिर कैरिबिस बे में। कौन से नंबर की है? 47 G7 समिट है। और इंडिया एज ए गेस्ट जो है वो वहां पे जाएगा, क्योंकि कितनी कंट्रीज जो है वो मेंबर हैं G7 की, ये आपको पता होना चाहिए। 7 कंट्रीज जो है वो मेंबर हैं और एक आप कह सकते हो यूनियन जो है वो इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करती है। मीटिंग मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी अटेंड करती है। इसमें मेंबर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके होगा। जो मेन कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज में आती हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी इसके अंदर आ जाएगा, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। तो ये 7 कंट्रीज मेंबर हैं और एक यूरोपियन यूनियन जो है इसकी मीटिंग्स को अटेंड करता है। और इसको कब बनाया गया था दोस्तों? 1975 में इस ग्रुप को स्टैब्लिश किया गया था, 1975 में। तो बहुत सी चीजें हम इस क्वेश्चन से सीख चुके हैं। और 2022 की मीटिंग याद रखनी है, जर्मनी में हुई थी। 2023 की जापान के अंदर हुई थी, जापान में होनी है बेसिकली। और 2024 की इटली के अंदर होनी है। तो इस चीज को याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आपने याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी रविशंकर प्रसाद जी की कौन सी है? पटना साहिब। इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था यार, याद रहेगा। रमेश पोखरियाल जी हरिद्वार है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हरिद्वार। निर्मला सीतारमन कर्नाटका से आती हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। पीयूष गोयल जी राज्यसभा के मेंबर हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। तो सिंपल हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर अब बढ़ सकते हैं, सारी चीजें कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे आप ट्वीट भी देख सकते हो रविशंकर प्रसाद जी का ऑफिशियली 29 अप्रैल को इन्होंने G7 डिजिटल टेक्नोलॉजी को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया और G20 को इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया 30 अप्रैल को। तो ये उनका खुद का पर्सनल ट्वीट है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पद्म विभूषण अवॉर्डी सोली सौरभ जी पास्ट अवे, ही वाज फॉर्मर। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर ने दुख जताया, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दुख जताया है। तो यार इंपॉर्टेंट हो जाती है पर्सनैलिटी आपके लिए कि किस पोजीशन पे थे जिसके कारण इनको ज़्यादातर जाना जाता है। इनको ये थे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और आपको पता होना चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मतलब हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 76 बताता है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस होंगे उनको कौन हैंडल करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैंडल करेगा। करंटली कौन है दोस्तों? याद रखना है, करंटली है वेणुगोपाल जी, के वेणुगोपाल हमारे क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन एज सच इनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही काम करते हैं, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक काम करेंगे। एज सच इनका कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो करंटली कौन है? के वेणुगोपाल।
तो ये जो सोली सौरभ जी भी थे, ये भी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। तो किस टाइम पीरियड पे ये थे, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो सोली सौरभ जी का, इनका देहांत हो गया, वेटरन लॉयर थे। तो ये थे 1989 से लेकर 1990 तक जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, और उसके बाद जो है वो 1998 में भी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। ये सीनियर एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं, और इवन ये चेयरमैन भी रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन सब कमीशन ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रॉम 1998 टू 2004। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इनका नाम। इनकी कोविड-19 के कारण डेथ हुई और बहुत से लोग कोविड-19 के कारण चले गए हैं। कल हमने रोहित सरदाना जी को श्रद्धांजलि दी थी। तो हर रोज यार मुझे भी दुख होता है जब हम इस तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं, लेकिन वी हैव टू मूव ऑन। हमें जो है वो आगे बढ़ना होगा, हमें अपना एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, तो उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो इनको मिल चुका है, जो कि आप कह सकते हो पद्मा अवार्ड्स में सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, अदरवाइज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मैं उसको कहूँगा, सॉरी सेकंड हाईएस्ट इसको अवार्ड कहूंगा टोटल सीरीज में, अदरवाइज पद्मा अवार्ड्स में ये फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड जो है वो माना जाएगा। तो पद्म विभूषण इनको अवार्ड मिल चुका है, मतलब भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। तो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिल चुका है 2002 में। तो इस चीज को आपने याद रखना है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। यस, बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू इन्वेस्ट $40 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 290 करोड़ रुपए जो है वो अपग्रेड में जो है वो इन्वेस्ट करेगा। अपग्रेड जो है वो मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, ऑनलाइन अप स्किलिंग प्लेटफॉर्म, अपनी स्किल को और इंप्रूव करने के लिए कोई कोर्स जो है वो आपको करवा देंगे वो अपग्रेड वाले। तो उससे क्या होगा, आपकी स्किल जो है वो और इंप्रूव हो जाएगी। तो उसमें अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, और मैं आपको बताना चाहूंगा वो वर्ल्ड बैंक का एक आप कह सकते हो ग्रुप का एक पार्ट है, और वो है दोस्तों इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं, आईएफसी की। यहां पे क्या हो रही है, बात हो रही है, और कितना पैसा लगा रहे हैं, 290 करोड़ रुपीस। और अभी रिसेंटली जो है वो अप्रैल के अंदर ही एक सिंगापुर के इन्वेस्टर कंपनी है जिसका नाम है टेमासेक। ये कंपनी ने भी दोस्तों बहुत ज्यादा पैसा लगाया अपग्रेड के अंदर। 120 मिलियन जो है वो डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, 120 मिलियन डॉलर, मतलब 3 गुना जितना आईएफसी ने इन्वेस्ट किया, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 900 करोड़ रुपीस इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर यार इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो कुछ ना कुछ शेयर जो है वो किसके पास चला होगा, इन दोनों के पास चला होगा। कुछ आईएफसी के पास चला गया होगा, कुछ टेमासेक के पास चला गया। दोनों का अगर मिला दें तो 25% शेयर जो है वो अपग्रेड का इन दोनों कंपनीज के पास रहेगा। तो मतलब जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था वो 4 बंदे थे, रोनी सक्रियूवाला जी, फाल्गुन कोम्पाली जी, मयंक कुमार जी, रविजोत चुग जी। तो इन्होंने 2015 के अंदर इस कंपनी की शुरुआत की थी और 170 करोड़ रुपए से शुरुआत की थी। तो अब तो आप देख रहे हो कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है इसके अंदर। तो मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी जो है वो बन चुकी है। तो यहां पे याद रखना, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इसके अंदर जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब कंपनी के जो असली प्रमोटर्स हैं, या आप कह सकते हो जिनके पास कंपनी के शेयर है, वो 75% रह गए, उनके पास 25% जो है मतलब 2 कंपनीज के पास चले गए, एक आईएफएस के पास, एक सिंगापुर का इन्वेस्टर कंपनी है जिसका नाम है टेमासेक होल्डिंग्स। और इसी साथ आईएफसी ने जो है वो लोन दिया है $150 मिलियन का, किसको, बजाज फाइनेंस लिमिटेड को। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अब बजाज फाइनेंस पता है यार आपको, लोगों को लोन देता है। इसका मतलब यहां से आईएफसी से पैसा लेके वो बजाज फाइनेंस जो है वो लोगों को क्या देगा, लोन देगा। मतलब इनका मेन मकसद है कि एमएसएमई सेगमेंट को हमने $600 मिलियन जो है वो क्या करने हैं, प्रोवाइड करने हैं। मतलब एमएसएमई इसके अंदर चाहे वो वुमेन हो, वुमेन ओन्ड एमएसएमईज हो, मीडियम इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्री, इनको एक्सपैंड करने के लिए हमने बजाज फाइनेंस ने क्या देना है, लोन देना है। ठीक है। तो और बजाज फाइनेंस आपको पता है ये बजाज ग्रुप का ही एक पार्ट है। जैसे आज हमने बजाज ऑटो की बात की तो हमने बात की थी नीरज बजाज की, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस की। तो यहां पे किसकी बात होती है बजाज फाइनेंस की, जब बात करते हैं संजीव बजाज की। किसकी बात होती है, संजीव बजाज, क्योंकि संजीव बजाज इसके चेयरमैन हैं। बजाज फाइनेंस का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पे है, इसका पूना में हेडक्वार्टर है। इसको बनाया गया था 1987 में। और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक का एक आप कह सकते हो पार्ट है। 1956 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जहां पे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर हमारे पास तीसरी कंपनी आती है अपग्रेड। अपग्रेड के बारे में बता चुका हूं कि इसको रोनी सक्रियूवाला जो है वो मेन पर्सन थे जिन्होंने बनाया था। आजकल वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं इस अपग्रेड के। और इसके जो एमडी हैं वो मयंक कुमार हैं। मयंक कुमार वन ऑफ द फाउंडर भी हैं वो, मयंक कुमार। और मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर होगा। 2015 में इसको बनाया गया था। तो सिंपल सी चीजें हैं, याद रखने वाली तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आपने सिंपली न्यूज को पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट विल बी द न्यू मैक्सिमम सम एश्योर्ड पेबल अंडर द एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। मतलब जो लोग एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के अंदर आते हैं, अब उनको मैक्सिमम कितना पैसा मिलेगा। पहले तो 6 लाख रुपए मिलता था अगर सर्विस के दौरान
आपका जो फैमिली मेंबर है अगर डेथ हो जाती है और आप इस स्कीम के अंदर आते हो तो आपको 6 लाख रुपए मिल सकते थे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लेकिन अभी ये मैक्सिमम लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी है, 7 लाख कर दी गई है। तो आप देख सकते हो लेबर मिनिस्ट्री मिनिमम हाइक्स, मैक्सिमम सम एश्योर्ड, मिनिमम जो है वो भी उतना ही रखा है जितना पहले चल रहा था, मैक्सिमम को बढ़ा दिया है पेबल अंडर ईडीएलआई स्कीम टू 7 लाख। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि यार ये ईडीएल स्कीम जो है वो बेसिकली क्या स्कीम है। तो ईडीएलआई का मतलब है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी बंदा जो इस स्कीम से जुड़ा हुआ है उनकी ड्यूरिंग सर्विस जो है वो डेथ हो जाती है तो उनकी सैलरी का पहले तो होता था 30 टाइम्स, लेकिन अब 35 टाइम जो है वो उनकी एवरेज सैलरी जो लास्ट 12 मंथ्स ने उसने ड्रॉ की है उसका 35 गुना ज़्यादा जो है वो उसको पैसे जो है वो मिल जाएंगे। और 35 गुना ज़्यादा जो है वो 7 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो 7 लाख रुपए हो सकते हैं और मिनिमम टू मिनिमम 2.5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये मतलब सुनिश्चित किया गया है इस स्कीम के थ्रू। और ये स्कीम दोस्तों 1976 में जो है वो क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। और ये इंश्योरेंस बेनिफिट्स देती है मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उनके मेंबर्स को जो कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। क्लेम अमाउंट जो ईडीएलए के मंदिरों के वो 30 टाइम्स, लेकिन मैंने आपको बता दिया अब इसको 35 टाइम्स कर दिया है। और किसका 35 टाइम, जो एवरेज सैलरी होगी पिछले 12 महीनों की उसके, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 टाइम जब आप करोगे तो 7 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 2.5 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। अर्लियर द बेनिफिट ऑफ 2.5 लाख वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मेंबर्स हु वर्कड इन मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट। जो एक जगह पे काम करते थे उनको तो मिलता ही था, जो एक से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उनको नहीं मिलता था। अब उनके लिए भी क्या कर दिया, ओपन। वैसे तो बहुत से चेंजेस किए गए हैं इसके अंदर, लेकिन जो आपने याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं, एक तो 30 गुना की जगह 35 गुना कर दिया है, एक 2.5 लाख जो है वो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, ये 15 फरवरी से ही बढ़ाया था तो 2.5 लाख मिनिमम रहेगा, 6 लाख से कितना कर दिया, 7 लाख। ये चीजें जो है वो आपने थोड़ी सी याद रख लेनी है, मतलब क्वेश्चन आ सकता है आपको कहीं ना कहीं। और ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट है एक तो ईपीएफओ, एक आपके पास लेबर मिनिस्ट्री। यूनियन लेबर मिनिस्टर कौन है हमारे पास, संतोष कुमार गंगवार जी। कौन है, संतोष कुमार गंगवार जी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, बरेली है दोस्तों। कौन सी है, बरेली, उत्तर प्रदेश के अंदर। और ईपीएफओ के बारे में खास तौर से याद रखोगे, ये ऑर्गेनाइजेशन 1952 के अंदर बनाई गई थी। कौन से एक्ट के थ्रू ये बनाई गई थी, हमारे पास एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और करंट हमारे पास सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन है दोस्तों, ये हमारे पास हैं सुनील बर्थवाल जी। कौन है, सुनील बर्थवाल जी। तो ये आपने याद रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एमओयू विद द लिंक फंड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स को आगे बढ़ाना है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो फंड प्रोवाइड करेगी, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, द लिंक फंड, जो कि कहां से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है जर्मनी से दोस्तों। ये कहां से बिलोंग करती है, जर्मनी से, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको लिंक फंड का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी, जर्मनी से हुई थी। तो हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। तो इन्होंने टारगेट किया किसके साथ, ट्राइफेड के साथ इन्होंने टारगेट किया है, मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल फेयर्स के अंदर काम करती है, जिसके यूनियन मिनिस्टर हमारे पास कौन है, अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी, जिनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, खुंती। याद रखेंगे, खुंती जो कि कहां पे है, खुंती है झारखंड के अंदर, झारखंड, ये तो याद रहेगा। अब करेंगे क्या, अब यार करना तो इसके अंदर क्या है कि जितना भी फंड जो है वो इकट्ठा करेंगे या ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस द लिंक फंड, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो वहां से जितना भी फंड ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ट्राइबल जो ट्राइफेड है हमारे पास, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये पैसे को सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो ट्राइबल हाउस होल्ड्स का होगा उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। मतलब जो उनका प्रोड्यूस है, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे उसकी, ठीक है, उनमें वैल्यू एडिशन के बारे में सोचेंगे कि किस तरह से करना है। जो उनका आर्टिजन का काम है, हाथ से वो काम करते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, उनको स्किल प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग देनी है, उसका काम करेंगे, है ना। तो वो खास करके वोमेन के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो ट्राइबल वोमेन्स हैं, ताकि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर बढ़ाई जा सके। तो ये सारे काम जो है वो ट्राइफेड और द लिंक फंड मिलके करेंगे।
तो आपने सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि टाई अप जो है वो किसके साथ हुआ है। तो इसमें सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द ट्राइबल हाउस होल्ड्स इन इंडिया, कि उनको काम जो है वो अच्छा मिले, उनकी इनकम बढ़ सके। इसमें वोमेन सेंटर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम किया जाएगा कि उनके जो आर्टिजन स्किल्स हैं, जो हाथ से वो बनाती हैं या काम करती हैं, तो उनको आगे बढ़ाया जा सके। और लिंक फंड जो है वो ट्राइफोर्ड को बताएगा भी कि किस तरह से प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है, उसका प्लान बनाना है, किस तरह से हमने एस्टीमेट लगाना है, बजट एस्टीमेट कितना होगा और किस तरह से हमने फंड्स को यूज करना है। सिंपल ये कौन बताएगा? लिंक फंड जो है वो बताएगा। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? ट्राइफेड। ट्राइफेड इंपॉर्टेंट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल फेयर्स के अंदर आता है, ये बात कर चुके हैं अर्जुन मुंडा जी। लेकिन इसके जो एमडी हैं वो कौन है? प्रावीर कृष्णा। कौन है? प्रावीर कृष्णा। ये आपने थोड़ा सा इसमें याद रख लेना है। तो दोस्तों सारी चीजें कवर कर चुके हैं। रिसेंट रिलेटेड न्यूज में याद रखना है, ट्राइफेड ने एमओयू साइन किया दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ कि इकोनॉमिक्स स्पोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो करवाए जाएंगे ताकि लाइवलीहुड ट्राइबल पॉपुलेशन का क्या हो सके? बढ़ाया जा सके। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट अपोलो 11 पायलट हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट इसलिए फेमस है क्योंकि वो अपोलो 11 का पार्ट थे, और अपोलो 11 में आपको पता है 3 साइंटिस्ट थे दोस्तों। कौन कौन से थे? एक तो नील आर्मस्ट्रांग थे, एक आपके पास बज अल्ड्रिन थे और तीसरा पर्सन कौन था? मिशेल कॉलिंस थे। तो ये 3 में से 2 बंदे जो है वो चांद पे उतरे थे, जो कि नील आर्मस्ट्रांग ने पहले रखा था कदम, फिर आई थिंक 20 मिनट या 19 मिनट्स के बाद जो है वो बज अल्ड्रिन ने रखा था। लेकिन मिशन कॉलिंस जो है वो बेसिकली संभाल रहे थे पूरे मॉड्यूल को जिसमें से वो गए थे अपोलो 11 को, तो इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाए। तो 2 बंदों ने 3 में से कदम रखे थे, तो वो ज्यादा फेमस हुए, इसलिए आपने कॉलिंस का नाम जो है वो नहीं सुना। इसीलिए जो है वो इनको फॉरगेटन साइंटिस्ट भी कहा जाता है अपोलो 11 का, मिशेल कॉलिंस, क्योंकि इनको उतनी जो है वो प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी बज अल्ड्रिन और जितनी जो है वो नील आर्मस्ट्रांग को मिली थी। तो ये याद रखना है दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका? मिशेल कॉलिंस होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपोलो 11 पायलट एस्ट्रोनॉट मिशेल कॉलिंस डाइस, उनका देहांत जो है वो यहाँ पे हो चुका है। तो नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन हु मेड द फर्स्ट क्रू लैंडिंग ऑन द मून सरफेस 1969 में, ये उन्हीं के साथ थे और इन्होंने पूरे मॉड्यूल को संभाला हुआ था जो कि मून के पास जो है वो पहुंचा था। और ही वॉज ऑल्सो द टेस्ट पायलट एंड मेजर जनरल इन द यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स रिजर्व, वहां पे भी इन्होंने काम किया है। इनको फॉरगॉटन एस्ट्रोनॉट कहा जाता है अपोलो 11 का, क्योंकि इनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी बाकी 2 साइंटिस्ट को मिली थी। और इन्होंने जो है वो चांद पे जो है वो कदम नहीं रखा था, माना जाता है कि इनकी पीठ के अंदर भी जो है वो इंजरी थी जिसके कारण ये मूव नहीं कर सकते थे। और जो ये हमारा अपोलो 11 का एम्बलम था जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे, और ये भी जो है वो कॉलिंस ने डिजाइन किया था। तो ये 3-4 चीजें आपने थोड़ी सी याद रखनी है, लेकिन नाम सबसे इंपॉर्टेंट है मिशेल कॉलिंस। और किस ईयर में गए थे? 1969 में गए थे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नासा का मार्स मिशन जो कि गया हुआ है वहाँ पे मार्स पे, और जिसका रोवर का नाम है परसेवरेंस और इसके हेलीकॉप्टर का नाम हमने कुछ ही दिन किया था इंजेन्युटी। तो बेसिकली वो वहाँ पे गए हुए हैं और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ऑक्सीजन बना ली यार। वहाँ पे मतलब नासा ने ऑक्सीजन बना ली, क्योंकि आपको पता है कि मार्स के अंदर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वहाँ से ऑक्सीजन बनानी है। तो ऑक्सीजन बना लिया इन्होंने, तो उसी ऑक्सीजन का अब क्या करेंगे, मतलब बहुत ही बड़ा काम जो है वो इन्होंने किया है, क्योंकि उसी ऑक्सीजन का यूज किया जा सकता है दोस्तों जो भी एस्ट्रोनॉट्स वहां पे जाएंगे, या आप कह सकते हो जो भी साइंटिस्ट वहां पे जाएंगे, क्योंकि 5 ग्राम से जितनी ऑक्सीजन बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड से जितनी निकाली जाएगी, वो एस्ट्रोनॉट्स को 10 मिनट तक सांस दे सकता है। मतलब इतना बड़ा काम जो है वो इसने कर दिया। और इस ऑपरेशन का नाम क्या है, मतलब कौन सा ऐसा टूल है इनके पास जिसको कहते हैं, ये कहते हैं इसको मॉक्साई या मॉक्सी। तो मॉक्साई या मॉक्सी का मतलब है मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो इसने क्या किया, ये क्या करते हैं कि 5 ग्राम ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से इन्होंने पैदा की, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर 5 ग्राम ऑक्सीजन पैदा की, और इसको यूज किया जा सकता है 10 मिनट सांस लेने के लिए, कोई भी एस्ट्रोनॉट यूज कर सकता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक्सट्रीम हीट जो है वो पास की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जिससे ऑक्सीजन एटम और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और आपको पता है मार्स में 95% जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यार मार्स को एक्सप्लोर करना एक वैसे ही क्रिटिकल है ह्यूमन एक्सप्लोरेशन
बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो ऊपर से जो है वो इस तरह की न्यूज़ आनी, मतलब ये अच्छी बात भी आप कह सकते हो, क्योंकि एयर का जो सोर्स है मतलब वहाँ पे जो है नहीं, तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है। रॉकेट फ्यूल के लिए भी ये बहुत काम आएगा, तो इसलिए ये खोज जो है वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो अच्छी है। और नासा का आपको बताइए दोस्तों, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एडमिनिस्ट्रेटर आज कौन है इसके? स्टीव हैं। लेकिन इसके नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन होंगे? इसके नए एडमिनिस्ट्रेटर होंगे बिल नेल्सन। ये हमने क्वेश्चन कवर किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और लेकिन फिर से वीडियो को कहूंगा कि यार लाइक करना है, 700 प्लस लाइक चाहिए, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, विच कंट्री होस्टेड 5th सेशन ऑफ कोडेक्स कमेटी ऑफ ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स। तो शायद आप बहुत से बच्चे जो है वो इसको पहली बार सुन रहे होंगे कि यार ये कौन सी मीटिंग है, हमने तो पहली बार इसको सुना है। तो एक कमेटी है दोस्तों जिसको कहा गया है कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स, मतलब जो भी मसाले हैं उनके बारे में कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसका इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। और इसका सेक्रेटरीट मतलब इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों इंडिया में है, जहां पे स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे? केरला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पाइसेस वहीं पे होती हैं। तो इसका मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया आता है, ये जो है वो उसका सेक्रेटरीट भी जो है वो मतलब यही है। कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स का हेडक्वार्टर जो है वो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ही रहेगा। इसमें 300 एक्सपर्ट 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इसमें क्या इन्होंने डिसीजन लिया इस कमेटी ने कि कौन सी हर्ब्स के हमने क्वालिटी को चेक करना था और उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, और वो कौन सी 4 स्पाइसेस मतलब 4 मसाले इन्होंने कहा है कि इन हर्ब्स को हमने इस क्वालिटी तक लेके आना है। और वो है क्लोव, हमारे पास ऑरिगेनो, बेसिल, और एक है हमारे पास जिंजर। तो ये 4 हैं दोस्तों हमारे पास, जिसके ऊपर इन्होंने डिसीजन लिया कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो इनके होने चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कमेटी है दोस्तों, कोडेक्स कमेटी ऑफ स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है जिसका नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। याद रखना है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जो कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब गवर्नमेंट की परमिशन के अंदर जो है वो आती है। और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे स्पाइसेस के जो है वो स्टैंडर्ड को सेट करती है। और इंडिया जो है वो होस्ट कंट्री है इसका, और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसका सेक्रेटरीट है, ये याद रखोगे। तो यहां पे भी आप देख सकते हो इसको, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस, इंडिया ने इसको होस्ट किया है। लेकिन ये जो बॉडी है ये किसके अंदर आती है? ये आती है कोडेक्स कमेटी ऑफ स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अंदर आती है। और ये कमीशन जो है वो दोस्तों किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? 1963 में किया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के साथ, ताकि जो कंज्यूमर है उनकी हेल्थ को जो है वो बचाया जा सके, उनको अच्छा रखा जा सके, और अच्छा ट्रेड जो है वो फूड के अंदर किया जा सके। और ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे एफएओ का हेडक्वार्टर है, मतलब कहाँ पे? इटली, रोम के अंदर आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और कितनी कंट्रीज मेंबर है इंपॉर्टेंट नहीं है, 189 कंट्रीज क्या है मेंबर। और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है स्पाइसेस के लिए। केरला में हेडक्वार्टर है, क्योंकि केरला में सबसे ज्यादा होती है स्पाइसेस। चेयरमैन इसके हैं डी साथियान, याद रखोगे कौन है? डी साथियान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ सोयाबीन विच वाज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। तो नई सोयाबीन की वैरायटी जो है वो डेवलप की है दोस्तों, और ये डेवलप की है महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब मैक्स इंस्टीट्यूट जो कि महाराष्ट्र का है, उन्होंने किया। तो इसका नाम भी क्या रखा गया? मैक्स 1407। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सोयाबीन की एक हाई यील्डिंग वैरायटी है जो कि इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया, जो कि एक महाराष्ट्र का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इसको डेवलप किया है। तो मैक्स 1407। तो बस, और इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, और ना ही कुछ याद रखना है। ये रेनफेड कंडीशंस में होती है, मतलब जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे पास, लाइक नागालैंड हो गया हमारे पास, मणिपुर, मिजोरम, तो इनमें जो है वो ज़्यादा हो सकता है ये। ठीक है, तो इसकी पैदावार जो है वो हम आगे जाके बढ़ा सकते हैं। और ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर जो है वो जनरली इसके ऊपर काम भी चल रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर जी इसके प्रेसिडेंट हैं, आईसीआर सोसाइटी के, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? मोरेना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हैप्पी आयुष्मान भारत दिवस
जो 30 अप्रैल को मनाया गया। मतलब ये सिर्फ आपके लिए न्यूज़ नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन भी है जो आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। तो आयुष्मान भारत दिवस मनाने का यही मतलब है, या प्रमोट करना है सिर्फ अफोर्डेबल मेडिसिन फैसिलिटीज ताकि रिमोट पार्ट्स तक पहुंचाई जा सके। तो आपने देखा होगा आयुष्मान भारत क्लिनिक बने हुए हैं, जन औषधि सेंटर बने हुए हैं, तो उसका मोटिव यही है कि रिमोट एरियाज में मेडिकल फैसिलिटीज को हमने अच्छे से पहुंचाना है और अफोर्डेबल रेट पे पहुंचाना है, कि बाहर प्राइस कुछ और है लेकिन वहां से लेको तो बहुत ही ज्यादा कम प्राइस आपको मिलेगा। और ये हर साल 30 अप्रैल को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और आयुष्मान भारत जो है वो एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के साथ जो है वो क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आया था 5 लाख रुपए का, ये भी आपको बताया गया था। और आयुष्मान भारत के अंदर 2 कंपोनेंट है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी, 2018 में स्टार्ट हुई थी, जिसका मोटिव यही था कि जन आरोग्य योजना के तहत जो है पर फैमिली को 5 लाख रुपए जो है वो क्या किए जाएंगे, आगे दिए जाएंगे। तो इस चीज को दोस्तों याद रखना है आपने। तो सारी चीजें मैं बता चुका हूं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। अब है वाइन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले आपके पास गवर्नमेंट एक्सटेंड विवाद से विश्वास डेडलाइन फॉर पेमेंट टू जून 30, 2 महीने बढ़ा दी गई है कोविड-19 के कारण। विवाद से विश्वास जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम है, तो इसमें क्या होता है कि टैक्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप विवाद से विश्वास के थ्रू, मतलब सरकार से बात करके उसको जो है वो पैसे एक्स्ट्रा देके या जितना भी आपकी पेनल्टी है वो देके आप पैसे जो है वो अपने उससे मतलब विवाद से जो है वो निकल सकते हो। तो ये जो है वो आप याद रखोगे, 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट, सरिहारी नटराजन या नटराज क्रिएट्स नेशनल रिकॉर्ड इन 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्विमिंग। तो ये अपने आप में उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया दोस्तों 50 मीटर्स के अंदर। और ये रिसेंटली उज्बेकिस्तान के अंदर जो चैंपियनशिप चल रही है वहां पे उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। और ये आप कह सकते हो कि कुछ ही दिनों के अंदर इनका ये रिकॉर्ड जो है ये बना है। इवन इन्होंने 2 रिकॉर्ड बना दिए थे, लेकिन अब इन्होंने एक नया रिकॉर्ड जो है वो बना दिया। लेकिन आपने सबसे पहले याद क्या रखना है कि श्री हरि नटराज जो है वो कौन सी गेम से संबंध रखते हैं, स्विमिंग से संबंध रखते हैं। इन्होंने दूसरा गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिया है बैकस्ट्रोक स्विमिंग के अंदर, जो कि उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप के अंदर है। और ये इनका तीसरा नेशनल रिकॉर्ड है पिछले 2 दिनों के अंदर, क्योंकि इन्होंने 2 बार रिकॉर्ड बना दिया 100 मीटर बैकस्ट्रोक के अंदर भी। तो 29 मेडल ये आज तक जीत चुके हैं, जिसमें से 18 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं। लेकिन आपने याद रखना है नाम। नेक्स्ट, इंटरनेशनल जैज डे 2021 जो है वो 30 अप्रैल को मनाया गया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, सिर्फ एक बार पढ़ लें कि यार एक ऐसा दिन भी होता है जो जैज डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किस तरह से लोगों को यूनाइट करना है जैज म्यूजिक के थ्रू, तो उसके लिए जो है वो इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डांस डे, इसी तरह का एक दिन है। डांस डे जो है वो भी मनाया जाता है, मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। तो बैले डांसिंग जो की जाती है, कमर को थोड़ा सा घुमा के जो किया जाता है, दैट इज द मॉडर्न बैले डांसिंग। तो बैले डांसिंग के थ्रू इसको जाना जाता है, क्योंकि जीन जॉर्ज की ये बर्थ एनिवर्सरी है 29 अप्रैल, जिन्होंने मॉडर्न बैले की शुरुआत जो है वो की थी। तो माना जाता है कि बैले डांसिंग के थ्रू हम लोगों को यूनाइट कर सकते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल, कल्चरल, एथनिक बैकग्राउंड्स के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा इसमें याद रख सकते हो। नेक्स्ट, एप्पल लॉन्च 200 मिलियन रिस्टोर फंड टू रिड्यूस कार्बन। तो नाम से पता लग रहा है यार कि एप्पल जो है वो मतलब एक नया फंड लॉन्च कर रही है जिसका नाम है रिस्टोर फंड, जो कि कितने पैसों का होगा, $200 मिलियन का होगा। ये अकेले नहीं कर रहे, ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल और गोल्डमैन सैक के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसमें कार्बन को रिमूव किया जाएगा। कैसे रिमूव किया जाएगा, ये कहते हैं कि टिम्बर प्रोडक्शन फॉरेस्ट लगाओ, मतलब टिम्बर प्रोड्यूसिंग फॉरेस्ट जो है वो होने चाहिए, क्योंकि टिम्बर क्या करेगा, कार्बन को क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या होगा, कार्बन रिमूव हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, और जिसके कारण क्या होगा, हम एटमॉस्फेयर को और भी अच्छा बना सकते हैं। और ये टारगेट भी है एप्पल का 2020 में उन्होंने बनाया कि कार्बन एमिशन को जो है वो हम न्यूट्रलाइज कर देंगे 2030 तक, अपनी सप्लाईज में तो खास करके वो कर देंगे। नेक्स्ट, म्यूजिक कंपोजर श्रवण राठौड़ पास्ट अवे एट द एज ऑफ 66। तो बहुत ही फेमस रहे हैं ये कंपोजर, क्योंकि इनकी यार एक जोड़ी थी, और उस जोड़ी का नाम क्या था, बेसिकली उन जोड़ी का नाम था नदीम श्रवण। शायद आपने नाम जो है वो सुना हो, नदीम श्रवण। तो नदीम श्रवण जो है वो दोनों इकट्ठे काम करते थे, और उसमें से श्रवण राठौड़ जी का देहांत हो गया। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, फिर से कोविड-19 के कारण जो है वो इन्होंने छीन लिया। बहुत से लोग चले गए, इवन अब तो वर्ड्स भी नहीं रहे यार। तो आप भी अपना ध्यान रखें, हमेशा घर के बाहर जो है वो नहीं निकलना, घर के अंदर ही रहना, जो भी काम है उसको टाल दें। हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और घर में ही जो है वो एक्सरसाइज करते रहें, हमेशा खुश रहें, मेडिटेशन करते रहें, दिमाग को फ्रेश रखें, मतलब सबसे ज़रूरी है दिमाग को फ्रेश करना। और मुझे जो याद है श्रवण राठौड़ जी की एक चीज़, खास करके नदीम श्रवण
श्रवण की जो जोड़ी है, उन्होंने आशिकी के अंदर जो है वो म्यूजिक दिया था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस आप कह सकते हो म्यूजिक मूवी के नाम से जानी जाती है, आशिकी। अदरवाइज इनकी बहुत सी मूवियाँ लाइक साजन मूवी, फूल और कांटे, दीवाना, हम हैं राही प्यार के, राजा हिंदुस्तानी, परदेश, है ना, ऐसी मूवीज के अंदर इन्होंने जो है वो काम किया है, मतलब संगीत दिया है। तो याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट आकाश रानीसन ऑथर्ड ए ई बुक टाइटल्ड क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर यार बुक लिखी गई है, और इसमें बताया क्या जाएगा, इसमें एक ही चीज बताई जाएगी कि क्लाइमेट किस तरह से जो है वो इफेक्ट हो रहा है और किस तरह से इंडिविजुअल्स की लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। और इसमें डाटा कलेक्ट किया गया क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड, कार्बन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से लेकर, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो सिर्फ ये याद रखना है कि किसने ये बुक लिखा है, आकाश रानीसन ने इस बुक को लिखा है, इसको याद रखना है आपने। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या है 30 अप्रैल का क्वेश्चन है हमारे पास, ओरिजिनली हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई वर लोकेटेड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था, बैंकिंग के बच्चे तो यार सबने आंसर दिया है। ओरिजिनली हेडक्वार्टर कौन सा था, कैलकाटा था, और 1937 में शिफ्ट करके कहां कर दिया गया था, बॉम्बे कर दिया गया था। तो ये याद रखना है, ओरिजिनली हेडक्वार्टर कहां पे था, कैलकाटा। और ऐसा ही क्वेश्चन एक आज पूछने वाला हूं क्वेश्चन ऑफ द डे में कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इशू द स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट एक स्पेशल इनिशिएटिव था उस इंस्टीट्यूशन का, जिससे ये पता लगता है कि जिसके पास ज्यादा स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं उसका उतना ही बड़ा होल्ड है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इंडिया के पास भी है वो कुछ ना कुछ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो आप बताएंगे मैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की यहां पे बात कर रहा हूं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बताना है। यार आंसर बहुत कम देते हो, लाइक भी बहुत कम करते हो, पता नहीं किस तरह का मतलब आप जो है वो वीडियो को देखते भी हो, इतने व्यूज जो हैं वो आप दे रहे हो, लेकिन लाइक नहीं कर रहे। यार जो भी बच्चा इसको देख रहा है एक बार कम से कम वो लाइक तो कर सकता है यार। 700 प्लस लाइक्स आपने करने हैं, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में अपने, और साथ ही साथ जो है वो बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करेगा, क्योंकि आप अगर इसी तरह से करंट अफेयर्स को वीडियो से देखते रहोगे और पीडीएफ से साथ में पढ़ते रहोगे तो आपका करंट अफेयर यार मतलब पूरा पूरा हो जाएगा। और आप जो है पीडीएफ को सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड को यूज करेंगे #10 को। और गाइस हमेशा लाइफ को जो है वो जीना है, हमने काटना नहीं है, जीना है। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमने खुश रहना है, हमेशा खुश रहें और साथ में रहने वाले लोगों को भी खुश रखें। कोविड-19 का टाइम पीरियड कुछ ऐसा है कि सब लोग स्ट्रेस में हैं, तो अपने आसपास के लोगों को खुश रहें, मजाक करते रहें, हंसी मजाक करते रहें, इसी से जो है वो जिंदगी कटेगी नहीं, इससे जिंदगी जो है वो जी जाएगी। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।